हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 लोकतंत्र और विविधता के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को भी पढ़ा दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक जरूर करें। वहाँ से आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कितने प्रश्न है, कैसे प्रश्नों का उत्तर देना है, कौन से प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट बच जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो आपका डाउट रह जाता है उसको हम क्लियर कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के इस चैप्टर नंबर 3 के अभ्यास के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले किन्हीं 3 कारकों की चर्चा कीजिए। यानी सामाजिक विभाजन की राजनीति जो होती है वो कैसे बनती है, उसका परिणाम क्या होता है और उन परिणामों को तय करने के लिए कौन कौन से कारक की आवश्यकता होती है, ये चीज़ को आपको चर्चा करना है आज के क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए हम आपको बता दें कि आपको किस तरीके से इसका उत्तर लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणामों को निर्धारित करने वाले 3 कारक निम्न हैं, जिनमें फर्स्ट को हमने लिया है लोगों की अपनी पहचान के बारे में धारणा। यानी लोगों को लगता है कि हमारी पहचान कुछ अलग है और किसी का पहचान कुछ अलग है। तो इन सारे परिस्थितियों में लोगों के समाज में विभाजन होने की समय आ जाती है या लोगों में विभाजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए हमने लिखा है कि जब लोग खुद को सबसे अलग और विशेष समझने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे लोगों से तालमेल बैठाना बहुत कठिन हो जाता है। यदि लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि समझते हैं तब कोई समस्या नहीं होती। हमारे देश में ज़्यादातर लोग खुद को पहले भारतीय मानते हैं और फिर किसी प्रदेश, जाति या भाषा समूह का सदस्य होते हैं। तो इन सारे परिस्थितियों से सामाजिक विभाजन जैसी परिस्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 2 में हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि राजनीतिक नेताओं द्वारा एक समुदाय का प्रतिनिधित्व। यानी कहने का मतलब है कि जो राजनीतिक नेता होते हैं किसी खास जाति को लेकर के अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन कंडीशन में हमारे समाज में भी विभाजन की परिस्थितियां बन जाती हैं। तो हमने लिखा भी है कि संविधान के दायरे में आने वाली एवं अन्य समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना सही है, लेकिन किसी एक समुदाय की अनुचित मांग को यदि मान लिया जाए तो यह गलत होगा। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं श्रीलंका के सिंहलियों की मांग तमिल समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। कहने का इसका मतलब है कि यदि राजनेता या किसी भी राज्य का नेता अपने किसी एक समुदाय की बातों को मान लेता है और दूसरे समुदाय के हित के बारे में नहीं सोचता है या दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ जाता है, तो इस कंडीशन में वह अपने राज्य में सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा कर देता है। तो ये हमने सेकेंड नंबर पॉइंट में आपको बताया। अब चलते हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि सरकार का रुख। अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी की उचित मांग को दबाना शुरू कर दे तो परिणाम हमेशा नुकसानदेह होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर सरकार राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी की मांग है और वो मांग उचित है, यानी वो उनका हक की लड़ाई है, अगर वो चीज़ को वो मांगते हैं और सरकार उन्हें रोक देती है या उन्हें दबा देती है तो इस कंडीशन में भी सामाजिक विभाजन की परिस्थितियाँ बन जाती है। तो ये सारे कंडीशन थे सामाजिक विभाजन के। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि लोगों को जब ऐसा लगने लगता है कि वो समुदाय में रहते हैं और उनका समुदाय कुछ अलग है, तो इस स्थिति में उत्पन्न हुए अंतरों से सामाजिक विभाजन अपना रूप ले लेती है
और इसका उदाहरण आप श्वेत और अश्वेत लोगों से कर सकते हैं कि श्वेत और अश्वेत क्या समझते थे। आज से कुछ समय पहले उन्हें लगता था कि श्वेत का अलग समुदाय है और अश्वेत लोग का अलग समुदाय है। तो इन कंडीशन में सामाजिक अंतर हो गया और ये अंतर धीरे धीरे करके ये सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, इनका 2 उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर में हमने देखिए लिखा है, उत्तर में हमने लिखा है कि एक सामाजिक असमानता सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। ये सामाजिक विभाजन लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होती है, जिसमें लोग एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, हिंसा करते हैं और यहाँ तक कि देश का विभाजन की स्थिति भी पैदा कर देते हैं। और उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं यूगोस्लाविया का 6 स्वतंत्र देशों का विभाजन होना, और सेकंड में आप ले सकते हैं आयरलैंड में काफ़ी समय तक लोगों के बीच हिंसा और जातीय कटुता का होना। ये यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल आपको दिया है ताकि आप इन चीज़ों से समझ सकें कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। अब बढ़ते हम लोग फटाफट से अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्वयं से कोशिश कीजिए क्योंकि ये आपके बुक से रिलेटेड है और आपने बुक पढ़ा होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आप इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, अगर आप लोगों से नहीं सोल्व होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, हम इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से करा देंगे। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यानी आपको नीचे कुछ बयान दिए गए हैं, उन बयानों को देखना है और समझना है और बताना भी है कि सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में कौन सा जो बयान है वो लोकतंत्र व्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता है। तो आपके पास ये 4 बयान हैं, यानी 4 ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन का कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। ख में कहता है कि लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव है। ग में कहता है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। और घ में कहता है कि लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को भी खंडन की ओर ले जाता है। तो इन चारों ऑप्शंस में आप बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फर्स्ट की हम अगर बात करें तो फर्स्ट में कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते सामाजिक विभाजनों की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन घ हो जाएगा। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को भी खंडन की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। सामाजिक जब विभाजन होगा तो समाज को 2 पार्ट में तोड़ देगा, लेकिन ये लोकतंत्र व्यवस्था पर ऐसा चीज नहीं लागू होता है। लोकतांत्रिक जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं हो पाता है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नीचे 3 बयान लिखे गए हैं और इन तीनों बयान पे आपको विचार करना है। तो देखिए 3 बयान में अ बयान कहता है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। और ब में कहता है यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। और सब पॉइंट में कहा है सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। और नीचे कहा गया है कि इन बयानों में से कौन सा बयान सही है। तो देखिए फर्स्ट बयान को अगर समझिए तो कहता है जहां सामाजिक अंतर होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और वहां सामाजिक विभाजन हो जाता है, ये भी सही बात है। फिर ब में कहता है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो और सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। आपको ऑप्शन क में दिया गया है अ ब स, यानी तीनों बयान सही है। ख में कहा गया है अ और ब सही है, ग में ब और स सही है और घ में सिर्फ स सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ग है, ब और स दोनों सही है। यानी कि यह संभव है
कि एक व्यक्ति की कई पहचान होती है और भारत जैसे बड़े जो देश हैं उनमें सामाजिक विभाजन होते रहता है। जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिम हिंदू में ये समाज का जो विभाजन है, ये चीज़ देखने को एकदम आपको जीरो मायने में या कह सकते हैं हमेशा देखने को मिल जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर ही सही जवाब ढूंढें। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 4 बयान दिए गए हैं और चारों बयानों को अच्छे से देखना है और समझना है। देखिए अ बयान में कहा है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्ति खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। ब में कहता है हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही हैं। स में कहता है कि राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और द कहता है कि कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं द, ब, स, अ करके। इन चारों ऑप्शंस में देख करके आप इसका करेक्ट जवाब दीजिए। तो देखिए इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क होगा। और क को आप सजा लीजिए, कैसे आपको यहाँ पे सजाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे द, सबसे पहले हम लोग कौन से वाक्य को लिखेंगे या कौन से बयान को लिखेंगे? द को लिखेंगे। उसके बाद किसको लिखेंगे? द के बाद ब को लिखेंगे, यानी लिखेंगे कि कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। हर देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन होते ही रहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि राजनीतिक दल सामाजिक विभाजनों के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। और आपको लास्ट में लिखना है, जिसमें लिखना है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप 7 नंबर क्वेश्चन को सजा लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा है? ऑप्शन आपके सामने है, क में बेल्जियम, ख में भारत, ग में यूगोस्लाविया और घ में नीदरलैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ग है, यूगोस्लाविया। आज के अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको समझ से खुद से आंसर करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा मार्क्स लाने में काम करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़िए। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आशंकाएं क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मेक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं? यदि देखते हैं तो इसका जिक्र इस अध्याय में था। और यहाँ पे आपको उनके द्वारा एक सपना जो है वो लिखा गया है, जिसमें वो कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डाल के और डालेंगी और इस पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएंगी, मिली आज़ादी प्रभु बलिहारी मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। यानी उनकी इस जो प्रार्थना है या सपना है, इस सपना से आपको क्या सीख मिलता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने भाषण में भेदभाव के आधार पर हुए सामाजिक विभाजन की बात करते हैं। उनको उम्मीद थी कि एक ऐसे देश का
समाज का निर्माण किया जाएगा जो मनुष्य को उसके रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनको उनके गुणों के आधार पर परखेगा। उनका कहना था कि हम असली स्वतंत्रता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम जाति, धर्म, रंग और नस्ल के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम तभी स्वतंत्र कहलाएंगे जब देश के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाएगा। उनका बयान मैक्सिको ओलंपिक की घटना से संबंधित है। उस घटना के द्वारा भी रंग भेद के विरुद्ध आवाज उठाई गई तथा इनके भाषण में भी रंग भेद को गलत ठहराया गया है। दोनों ही घटनाएं अलग अलग तरीके से रंग भेद का विरोध कर रही हैं। तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और भी आप लोगों को जो भी सब्जेक्ट का आपको चाहिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम आगे आने वाले वीडियो में उन सभी जवाब को, उन सभी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।